सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट लघुत्तरी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये आपके पवन सीरीज के सारे क्वेश्चंस हैं और इनको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 1 से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और थर्ड सेमेस्टर के सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। पूरी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसकी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का क्या नाम है? दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं स्कैनर, यानी कि जो दिमाग की जांच करने वाली मशीन होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्कैनर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक कौन थे? तो कौन थे? सुश्रुत थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? तो दोस्तों, वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध किस प्रकार है? तो घनिष्ठ है, क्योंकि विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करके ही प्रौद्योगिकी में जो बड़े बड़े आप देखते हो कारखाने लगाए गए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, वो विज्ञान की ही देन है। तो इसलिए इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रौद्योगिकी क्या है? दोस्तों, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ऑलरेडी आपने भी देखा भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। ये आप लोगों को पता है, खोज नहीं आविष्कार किया था इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसरो का अर्थ क्या है? तो इसरो का अर्थ है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसरो का नाम। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीज, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दाब की अवधारणा क्या है? तो किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगाया जाता है उसे हम दाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायुमंडल तथा वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी हुई है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे हम वायु दाब कहते हैं। तो आपको ये बात तो पता ही है कि जो दाब होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है या जो वायुमंडल होता है, वो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, पृथ्वी का जो वायु का आवरण होता है, क्योंकि वायु में ही तो सारी गैसें होती हैं। तो ये क्या करती हैं? ये पृथ्वी पर एक तरीके से दाब लगाती हैं और उसी दाब को हम क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, प्लवन का सिद्धांत क्या है? जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि आप नाव देखते हैं, कोई चीज जो भी पानी में तैर रही है, यानी कि नदी में, कहीं भी तालाब में कुछ तैर रही है, तो वो अपने भार के बराबर हटाए गए जल के कारण ही वो वस्तु तैर पाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायु दाब का मात्रक क्या? तो दाब का मात्रक आपको पता है क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वही वायु दाब का भी मात्रक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 13 है, जल पंप में कितने वाल्व होते हैं और क्यों? जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। ये वाल्व वायु दाब के कारण खुलते तथा बंद होते हैं तथा खींचे गए जल को वापस नीचे नहीं जाने देते। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायु दाब की माप के लिए 2 प्रकार के वायु दाब मापियों के नाम बताइए। तो पारा और निद्रव दाब मापी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुक्कुट पालन क्या है? तो मुर्गी पालन को हम कुक्कुट पालन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुर्गी पालन को हम किस नाम से जानते हैं? कुक्कुट पालन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहां कहां स्थापित हैं? तो परमाणु ऊर्जा घर कहां कहां स्थापित है अपने भारत में? तो नरोरा, कलपक्कम, ट्राम्बे, याद रखिएगा। अब देखिए, इसके बाद भारत के अग्रणी स्टील कारखाने यानी कि लौह कारखाने कहां कहां हैं? तो जमशेदपुर में, भिलाई में, राउरकेला में और दुर्गापुर में है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के सुपर टेट की दृष्टि से भी और यूपी टेट की दृष्टि से भी, और आपके एग्जाम में तो पूछ ही सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या द्रव किसी बर्तन की सभी दिशाओं में भार डालता है? तो दोस्तों, इसका हम ऑलरेडी खुद टेस्ट कर सकते हैं। एक कोई भी कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक का प्लास्टिक का जो बॉटल आता है,
और उस बॉटल में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली पहले उसमें ढेर सारे बस एक लाइन में पूरा आपको छेद कर देना है, पूरा एक लाइन कंप्लीट करके उसमें छेद कर देना है। ठीक है, आपने होल कर दिया। अब होल करने के बाद आपने सुई से किसी चीज से, नुकीली चीज से होल करने के बाद आपने क्या किया, पूरा इसको टेप से बंद कर दिया। जब आप टेप से बंद कर दोगे उसके बाद आप इसमें पानी भरोगे। ठीक है, आपने इसमें पानी डाला। जब आप इसमें पानी पूरा भर लोगे, यहाँ जहां आपने छेद किया उससे ऊपर तक, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इस टेप को, जैसे ही आप इस टेप को निकालो, जो आपने टेप इस पर लगाया है, जैसे ही आप टेप निकालोगे आप देखोगे जहां जहां आपने होल किया, जहां जहां आपने छेद किया था, वहां वहां से पानी चारों तरफ एक इक्वल इक्वल गिरेगा, बिल्कुल बराबर गिरेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो द्रव होता है, यानी कि जो पानी क्या है, द्रव, तो यह बर्तन की सभी दिशाओं में एक बराबर दाब लगा रहा है, तभी तो एक बराबर पानी चारों तरफ गिर रहा है। तो इस तरीके से यह बर्तन की सभी दिशाओं में बराबर भार डालता है। तो अगर यहाँ पर आप दूध डालोगे या तेल कुछ भी डालोगे तो वो इसी तरीके से गिरेगा। तो यहाँ पर द्रव क्या होता है, द्रव बर्तन की सभी दिशाओं में बराबर भार डालता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, समस्थैतिकी तथा होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं? तो जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थिति बनाए रखने की क्षमता को हम समस्थैतिकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? तो पौधों में सभी कार्यों का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है, इन पदार्थों को हम पादप हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्सर्जन क्या है? विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर में पदार्थों का विघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना ही क्या है? उत्सर्जन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्सर्जन के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? अगर हम मनुष्य की बात करें तो गुर्दे यानी कि वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं? तो कंकाल पेशियां, अरेखित पेशियां, हृदय पेशियां या कार्डियक पेशियां। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य में श्रवण हेतु पाए जाने वाले आंतरिक अंग बताइए। तो जो हमारा कान होता है, इसमें कर्ण पर्दा होता है, मध्य कर्ण होता है, ये सब आंतरिक अंग है कान के। क्वेश्चन नंबर 25 है, वनस्पतियों में पाए जाने वाले बाह्य वृद्धि अंग बताइए। तो वनस्पतियों में पाए जाने वाले बाह्य वृद्धि अंग में कच्छस्थ कलिका, अग्रात कलिका, पर्व आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, वनस्पतियों में संवेदना किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो रासायनिक समन्वयन के कारण, रासायनिक समन्वयन के कारण। क्वेश्चन नंबर 27 है, जीव जगत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों देखिए, दो भागों में, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। जितने भी जीव हैं उन्हें हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एक कोशिकीय यानी कि जिनके पास एक कोशिका होती है, और बहुकोशिकीय जिनके पास बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अवशेषी अंगों के नाम बताइए। तो निमेषक पटल हो गया, जो हमारे आंख में आप बिल्कुल कोने पे देखते हो रेड रेड रहता है, वो निमेषक पटल हो गया। कर्ण पल्लव की पेशियां, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, समजात अंग से आप क्या समझते हैं? समजात अंग वे अंग होते हैं जो उत्पत्ति में तो समान होते हैं लेकिन कार्य की दृष्टि से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, तो ये समजात अंग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, प्रौद्योगिकी की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है? तो प्रौद्योगिकी की सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, कार्य क्षमता में वृद्धि, आर्थिक लाभ और समय की बचत। क्वेश्चन नंबर 31 है, समरूप अंग से आप क्या समझते हैं? समरूप अंग वे अंग होते हैं जो उत्पत्ति में तो असमान होते हैं परंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, उन्हें हम समरूप अंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पौधों तथा जंतुओं के मध्य की कड़ी क्या है? तो पौधों और जंतुओं के मध्य की कड़ी है युगलीना। पौधों और जंतुओं के, जीवों के मध्य की कड़ी युगलीना है। जैसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? वायरस है। वैसे ही पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंग तंत्र क्या है? तो कई अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तब उन्हें हम अंग तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए भोजन के पाचन में यहाँ पर मुख्य जीव होगा, मुख्य जीव, आहार नाल, यकृत, अमाशय आदि सभी मिलकर के काम करते हैं, तब पूरा हमारा जो भोजन का काम है, यानी कि भोजन का जो पाचन करने का जो सारी पूरी क्रिया है तब कंप्लीट होती है। और इस तरीके से जब कई अंग मिल करके किसी काम को करते हैं, जैसे कि पाचन का काम कर रहे हैं ये सारे अंग मिल करके, तो ये क्या कहलाएंगे? अंग तंत्र कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंतः श्वसन तथा उच्च श्वसन क्या है? तो ऑक्सीजन को अंदर लेने को अंतः श्वसन, यानी कि जब हम सांस को अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन को तो अंतः श्वसन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं तो ये उच्च श्वसन होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन कहे जाते हैं? तो
एंटोनी वॉन लीवेनहॉक कहे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 19वीं सदी में सूक्ष्म जैविकी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों लुई पास्चर ने की थी। 19वीं सदी की बात यहाँ पर की गई है, इस बात पर गौर करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 है, वायरस क्या है? वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले परजीवी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रूसी वैज्ञानिक आइवानोवस्की ने की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, खुरपका और मुखपका किस प्रकार का रोग है? तो खुरपका यानी कि जो जानवर होते हैं उनका खुर पक जाता है, यानी कि जो पैर होता है वो पैर में जैसे उंगलियां, जैसे हमारी उंगलियों में नाखून होता है वैसे उनके पैर में क्या होता है? खुर होता है। तो यह इसके पकने का क्या रीजन होता है कि खुर पक जाता है जंतुओं का? तो यह एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, किस प्रकार का रोग है? ये वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी भी वायरस के एक कण को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं वेरियोन। क्या कहते हैं? विरियन या वेरियोन। क्वेश्चन नंबर 41 है, वायरस संक्रमण के लिए कौन से दो प्रोटीन्स आवश्यक होते हैं? तो ये दोस्तों देखिए, पहला होता है एग्लूटिनिन्स और दूसरा होता है न्यूरामिनिडेज। क्वेश्चन नंबर 42 है, बैक्टीरिया फेज क्या है? तो जीवाणुओं के परजीवी वायरस कणों को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कोई दो वायरसों का नाम उल्लेख करिए। तो यहां पर आप देखिए डीऑक्सी राइबो वायरस और राइबो वायरस। क्वेश्चन नंबर 44 है, लाइसोजेनिक किसे कहते हैं? तो जिन जीवाणुओं में फेज जीनोम संयत होता है उन्हें हम लाइसोजेनिक कहते हैं, या वे जीवाणु जिनमें जो फेज होता है वो जीनोम संयत रहता है, इस कारण से ये क्या कहलाते हैं? लाइसोजेनिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोगों के नाम बताइए। तो हैजा है, क्षय रोग है, टाइफाइड है, ये सब जीवाणुओं से यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अब देखिए इसके बाद वायरस से होने वाले रोग की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर वायरस पूछा गया है, यानी कि विषाणु से होने वाले जो रोग होते हैं उनसे हम कैसे रक्षा कर सकते हैं? तो पहला हो गया टीकाकरण द्वारा और दूसरा हो गया रसायन चिकित्सा द्वारा, क्योंकि आपको पता है पोलियो का टीका लगता है बच्चों को, इसके अलावा चेचक का टीका लगता है। तो ये सब वायरस वाले जो रोग होते हैं इनके लिए टीका लगता है। आप कोरोना वायरस तो देख ही रहे हो, उसमें भी टीका ही लग रहा है, वैक्सीन ही तो लग रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, जीवाणु क्या है? जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। जीवाणु क्या है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। और जीवाणु हमारे लिए सिर्फ खराब नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। जो बैक्टीरिया होता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट करता है और ये अच्छा करता है हमारे शरीर के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किन किन विधियों द्वारा किया जाता है? तो कैनिंग विधि द्वारा, पाश्चरीकरण विधि द्वारा, कम ताप पर संचय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 है, जीवाणु भक्षी क्या है? जीवाणु भक्षी एक प्रकार का वायरस है जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्राकृतिक संपदा क्या है? ऐसे सभी पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो झील है, नदियां है, पहाड़ है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है? प्रकृति ही तो है। प्रकृति से ही तो हमें प्राप्त हो रहे हैं। जो हमारा भोजन है वो भी प्रकृति से ही हमें मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 है, मृदा अपरदन क्या है? तो भूमि की ऊपरी सतह का मिट्टी के कटान या पानी के साथ बह जाने को ही हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कि बाढ़ के समय में मिट्टी की जो ऊपरी परत है आप अक्सर देखते हो बह जाती है, जहां पर बाढ़ आती है वहां पर ऊपरी सतह बह जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो जो भूमि होती है वो अनुपजाऊ हो जाती है, क्योंकि जो ऊपरी मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। कटान के कारण, बारिश के पानी के कारण, बह जाने के कारण मृदा अपरदन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, वन्य जीव संरक्षण की विधियां क्या क्या है? तो स्वस्थाने संरक्षण, उत स्थाने संरक्षण। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो वन्य जीव जहां रह रहे हैं उनका वहीं पर संरक्षण किया जाए। इसका मतलब है कि जो उनका निवास स्थान है उन जंगलों को ना काटा जाए, उनको और बढ़ावा दिया जाए, यानी कि वहां पर और पेड़ पौधे लगाए जाएं, जिससे जो वन्य जीव हैं वह भी हमारे वातावरण में बने रहें, जिससे कि जो संतुलन है वह बना रहे। क्योंकि आपको पता है कि ऊर्जा का एक चेन होती है, कड़ी होती है, आपने पढ़ा है साइंस में कि सर्वाहारी हैं, मांसाहारी हैं, शाकाहारी हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, ये सब आपने पढ़ा है। तो आपको पता है सबके लिए क्या होता है? एक चेन बना होता है।
ऊर्जा का जो पूरा चेन होता है, जो खाने की पूरी चेन होती है वो पूरी बनी होती है। इसमें से अगर एक भी कम होगा, एक भी कड़ी टूटेगी तो इस तरीके से पूरे का पूरा जो चेन है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वन्य जीवों का भी संरक्षण किया जाए, हमारे जो जंगल है उनका भी संरक्षण किया जाए। क्वेश्चन नंबर 53 है, तांबा तथा सीसा किस प्रकार के खनिज है? तो ये अलौह खनिज है। क्वेश्चन नंबर 54 है, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की संपदा है? तो सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की संपदा है? नवीकरणीय। इसके अलावा जो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये सब नवीकरणीय संपदा है, याद रखिएगा, जो कभी नहीं खत्म होंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, खनिज संपदा के अंतर्गत आने वाले कोई 4 तत्व बताइए? तो कोयला, संगमरमर, हीरा, प्राकृतिक गैस, सोना, ये सब क्या है? खनिज संपदा के अंतर्गत आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? तो दोस्तों करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर हम कह सकते हैं कि आंधी तूफान या ऐसा कुछ, ऐसे कोई बहुत बड़ी घटना हुई जिससे कि जो पेड़ पौधे, जो जीव जंतु थे वो जमीन के नीचे दब गए, जिस कारण से आज हमें जो पेट्रोल मिल रहा है वो इसी कारण से मिल रहा है, क्योंकि इन्हीं जीवों के जीवाश्म से ये हमें प्राप्त हो रहा है। जो जीव जंतु दब गए, जो पेड़ पौधे दब गए, उन्हीं की वजह से हमें ये पेट्रोल मिल रहा है, और ये पेट्रोल इसीलिए जीवाश्म ईंधन कहलाता है, क्योंकि करोड़ों वर्ष पहले की ये सब बातें। तो पेट्रोल को पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जिसे भूमि से गहरे कुएं खोद कर निकालते हैं। इसीलिए दोस्तों ये सब ऐसे स्रोत हैं, ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, यानी कि ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो मिट्टी का तेल हो, चाहे वो जो हमारे घरों में एलपीजी गैस यूज होती है, ये सब कभी भी खत्म हो सकते हैं। ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, क्योंकि ये हम पृथ्वी से निकाल रहे हैं, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको भी मैंने बताया कि ये जीवाश्म ईंधन है, जीवों के, जो मरे हुए जीवों के अवशेष थे उन्हीं से ये सब बने हुए हैं जो आज हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं, पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं? तो पेट्रोल, आपको पता है कि पेट्रोल कितना जरूरी है आज के टाइम पर, कहीं भी कुछ भी सामान ट्रांसपोर्ट करना हो, हमें कहीं आना जाना हो, कि आपको पता है अभी भी इलेक्ट्रिक के जो वाहन है वो बहुत कम चल रहे हैं, सीएनजी के भी वाहन बहुत कम चल रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा मार्केट में पेट्रोल वाली गाड़ियां ही चल रही, डीजल वाली गाड़ियां ही चल रही हैं। तो पेट्रोल को हम तरल सोना क्यों कहते हैं? ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं कि पेट्रोल का दाम तो आप देख ही रहे हो किस तरीके से आसमान छू रहा है, तो इसको हम सोना तो कह ही सकते हैं। तो वर्तमान युग में पेट्रोल किसी राष्ट्र के लिए सोने से अधिक कीमती है। किसी राष्ट्र की उन्नति काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास कितना पेट्रोलियम है। कृषि में, खेती करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, अगर फैक्ट्री लगा रहे हैं तो वहां पर भी तेल की जरूरत पड़ेगी, यातायात, कहीं आना जाना है, संचार के लिए, आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेट्रोल को तरल सोना कहते हैं, यानी कि लिक्विड गोल्ड कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? तो दोस्तों चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर में कार्बन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, लैंप ब्लैंक यानी कि काजल, लैंप ब्लैक काजल क्या होता है? इसमें कार्बन कितने % में होता है? तो मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त पदार्थ लैंप ब्लैक या काजल कहलाता है। इसमें 98 से 99% तक कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, रॉकेट ईंधन के 2 एग्जाम्पल बताइए? तो मेथिल हाइड्रोजन और द्रवित हाइड्रोजन। ये रॉकेट ईंधन, रॉकेट का मतलब जो रॉकेट लॉन्च की जाती है, पृथ्वी मिसाइल आपने देखा होगा, बहुत सारी मिसाइलों के नाम इस तरीके से रखे गए हैं। तो जो मिसाइलें आप देखते हो ऊपर आसमान में जाती हैं, उनमें कौन सा गैस होता है? तो ये द्रवित हाइड्रोजन गैस, गैस को द्रवित करके यानी कि लिक्विड फॉर्म में करके भेजा जाता है, मेथिल हाइड्रोजन। तो ये सब रॉकेट में ईंधन के तौर पर, जैसे हम गाड़ी चलाते तो हम पेट्रोल डालते हैं, वैसे जब रॉकेट हमें छोड़ना होता तो रॉकेट में हम कौन सा ईंधन भरते हैं? मेथिल हाइड्रोजन और द्रवित हाइड्रोजन, इस तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने प्रिय दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए तुरंत, क्योंकि आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक, हर एक वीडियो आपको लगातार हम प्रोवाइड करा रहे हैं, हर एक विषय के वीडियोस हम लगातार आपके लिए ही ला रहे हैं और आपको लगातार पढ़ा रहे हैं। दूसरों चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को भी देखिए, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। चैनल से बने रहिए, आपके लिए वीडियोस हम रोज लाएंगे, और अच्छे कोशिश हमारी यही रहती है कि हर दिन आपको हम बेहतर से बेहतर कंटेंट दें, ताकि आप लोग की तैयारी अच्छी हो पाए। और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स अब मैं लगभग सारे के सारे सॉल्व करा दूंगी, जो बचे हुए हैं वो भी ऑलरेडी मैंने हर एक विषय के
4 साल के पेपर सॉल्व कराए। आपके संस्कृत विषय का 5 साल का पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। तो आप देखोगे हर एक विषय के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जो बचे हुए हैं वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगी, ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए और आप सभी लोग अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो आपको हर विषय की मास्टर क्लास मिले, हर विषय की वीडियोस मिले, हर विषय के चैप्टर वाइज टेस्ट मिले, इसके अलावा पूरी की पूरी पवन सीरीज की पीडीएफ, पूरी की पूरी राजन सीरीज की पीडीएफ और हर विषय बिना किसी ऐड प्रचार के आप देखना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो सारी वीडियोस को आप देखिए और जहां कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए, और आपके लिए हम वीडियोस ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे और आप लोग की तैयारी बेहतर कराते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।